छात्रों, मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीजी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स के 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोगों ने इनकम के सभी हेड, उसके बाद बाकी अन्य सेक्टर का भी अध्ययन कर लिया है। अब चूंकि जब हम लोग इसका जो भी हेड का अध्ययन किए, जिसका मैंने लेक्चर या नोट्स दिया, तो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत बीच में मैंने उसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को दिया, वह समझने के ख्याल से। लेकिन स्थिति ऐसी बन रही है, पहले मुझे लगा या सबको लगता था कि चलो 1-2 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो फिर से जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो क्योंकि वह ब्लैक बोर्ड और आमने सामने ही ज्यादा बेहतर समझ में आता है, तो होगा। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल या एक्सरसाइज बनवाए हैं। उस समय भी थ्योरी, जिस समय थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन फिर भी थोड़ा कम संख्या में, इसलिए दिमाग में यही था हम लोगों के कि फिर जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग क्लासरूम में इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें नहीं लग रहा है कि अब कम से कम आप लोगों को क्लासरूम मिल पाए, क्योंकि आप फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो और फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी जब हों, क्योंकि बाकी को तो प्रमोट करने की बात चल रही है, लेकिन फाइनल ईयर के बारे में जैसा कि यूजीसी का गाइडलाइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ने जो कहा है, तो अंतर लग रहा है कि फाइनल एग्जाम होगा जब भी, चाहे जिस तरह से, चाहे ऑनलाइन हो या अगर स्थिति सामान्य लगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी हो सकता है। तो इसलिए अब मुझे लगा कि मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दूं ऑनलाइन। तो सब मैंने तो बाद वाले चैप्टर का तो मैंने करवा दिया है, लेकिन शुरुआत में, क्योंकि जब शुरुआत और सैलरी जो है शुरुआत का ही चैप्टर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत करवा के सिर्फ समझने के ख्याल से कि समझ में आए उतना करके मैंने छोड़ दिया था आगे के। तो अब हम लोग इसी को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैंने लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के प्रॉब्लम 5 को देख रहे हैं। यह बुक डॉक्टर HP मेहरोत्रा और डॉक्टर SP गोयल द्वारा लिखित है और यह साहित्य भवन पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। इसी का प्रॉब्लम नंबर 5 हम देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 में है, वैसे तो मैंने आपको पहले भी सुझाव दिया है कि आप क्वेश्चन को अपने सामने रख लेंगे और इसके बाद उसका सलूशन देखेंगे या मेरे द्वारा सुझाए गए लेक्चर को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मोटा मोटी मैं क्वेश्चन हल्का फुल्का ढंग से पढ़ देता हूँ। तो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी आपको फाइंड आउट करना है। इसमें ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख, इसके बाद मेडिकल एक्सपेंडिचर
25,000। तो सब जो हम लोगों ने यहाँ आंसर तैयार किया है, का सोल्यूशन तो वही है। ग्रॉस सैलरी 3 लाख, मेडिकल expenditure directly paid by the employer to approved hospital में 25,000, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किया है इसलिए वह टैक्स पे जो है उसी का अर्थात एसएससी का ही इनकम माना जाएगा, क्योंकि यदि एम्प्लॉयर इसको नहीं पे करता तो उसको पे करना पड़ता, तो एक तरफ से उसकी आमदनी ही कही जाएगी। तीसरा है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। अब कह रहा है कि डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली पेड किया है, लेकिन वह जो हॉस्पिटल है अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और तो किसी गंभीर बीमारी के लिए है तो यह जो है एग्जाम, क्योंकि यह माना जाता है कि किसी गंभीर, वो तो माना गया, इसके पहले वाले को यह माना गया कि सामान्य बीमारी है, सामान्य बीमारी में जो है एम्प्लॉयर द्वारा उनको पे किया गया है। लेकिन इसमें है क्योंकि जब अप्रूव्ड हॉस्पिटल जो है इनकम टैक्स के द्वारा, इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वह एग्जाम से माना जाएगा। अब आगे हम चर्चा करेंगे। चौथा है कि reimbursement of medical expenses incurred by the employee in a hospital approved by the chief commissioner। तो यह भी जो है यह भी एग्जाम्प्ट होगा। reimbursement of medical expenses incurred by the employee in an approved hospital। जो approved hospital है उसका जो है, क्योंकि यह माना जाता है कि हाँ उसने दिया है, और जो approved hospital नहीं है उसने जो है उस पर इनकम टैक्स विश्वास नहीं करता है, तो इसलिए यह भी एग्जाम्प्ट हो गया। फिर है कि चौथा है reimbursement of medical expenses incurred by the employee is an approved hospital, ये भी एग्जाम्प्ट है। और पांचवा है expenditure on traveling expenses। तो expenditure on traveling expenses जो है वह है, तो इसमें दो तरह एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग अब्रोड इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, और एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रोड होम बाय द एम्प्लॉयर 2,50,000 का है। तो और जो है तो इसमें जो ये 1,50,000 का है एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवलिंग अब्रोड इंक्लूडिंग ऑफ द अटेंडेंट, वह तो चूंकि इसका नहीं है, वो अटेंडेंट के लिए जो है वो खर्च किया गया है। दूसरा जो है उसको ध्यान में रखेंगे हम कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर करके, तो 2,50,000। और इसमें है कि आउट ऑफ अमाउंट परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से 1 लाख जो है और आरबीआई द्वारा आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है। तो वैसी स्थिति में वही 1 लाख हम इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1,50,000। तो हमारा हो गया ग्रॉस सैलरी है 3 लाख और मेडिकल एक्सपेंडिचर है 25,000। उसके बाद यह हो गया 1,50,000।
एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग एब्रॉड, और फिर इसको भी जो है 1,50,000। तो सब मिला के हमारा हो गया 6,25,000। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देंगे 40,000, तो हो जाएगा 5,85,000। यही हमारा आंसर हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, 5,85,000। इस तरह हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि एक्स गेट 3,40,000 एज बेसिक पे, 24,000 एज कमीशन, 10,000 as bonus, 6,000 as uniform allowances, इसमें 60% allowance 60% यूटिलाइज फॉर द यूनिफॉर्म। इसमें जो मिला है उसमें से 60% यूनिफॉर्म पर यूटिलाइज हुआ है, अर्थात 40% नहीं हुआ है। तो इस 40% को ध्यान में हमको रखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। फिर कहता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 22,800. A rent-free unfurnished flat is provided in the place where the population is. अब बता रहा है कि एक रेंट फ्री हाउस जो है उसको प्रोवाइड किया गया है। उसमें अब कई कंडीशन दिखाए गए हैं कि पहला है कि ए मोर देन 25 लाख, माने जहां प्रोवाइड किया गया है उसका जो है पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है। बी मोर देन 10 लाख, 10 लाख से अधिक हो, और बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख। और सी है नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। यानी 3 स्थितियों में हमें कैलकुलेशन करना है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रेंट फ्री हाउस का विभिन्न जनसंख्या वाले स्थानों पर भिन्न भिन्न रेट है। तो इसीलिए कह रहा है कि आपको निकालना है। तो हम जो है अब इस पर्पस के लिए हम सैलरी जो निकालेंगे, हमारा सैलरी कितना होगा, तो सैलरी में तो सैलरी फॉर दिस पर्पस सबसे पहले बेसिक पे 3,40,000, कमीशन 24,000, बोनस 10,000, यूनिफॉर्म अलाउंस। अब यूनिफॉर्म अलाउंस का मिला है 6,000, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में है कि 60% यूटिलाइज हुआ है यूनिफॉर्म पर, तो 6 आके 36, तो मिला 6,000, लेकिन 3,600 रुपया जो है 3,600 रुपया यूटिलाइज हुआ है। तो बाकी जो रेस्ट बचा वह आमदनी मानी जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए मिली हुई अमाउंट जो वास्तव में खर्च होता हो, या अगर सीधे यूनिफॉर्म ही मिल जाता एम्प्लॉयर द्वारा तो वह नहीं माना जाता इनकम। लेकिन चूंकि यहाँ बचत हो गई है, कितना है 2,400, 6,000 माइनस 3,600 तो बराबर 2,400। तो इसको हम इनकम में ले जाकर के जोड़ेंगे। और फिर है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे कैलकुलेट होगा। तो यह हुआ है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 22,800। इसमें
हम लोगों ने देखा था। तो अब करेंगे कि पहला है हमारा कि किसको रखा जा सकता है, जो सबसे कम से कम हो उसे ही रखा जाता है। इनमें से तो स्थिति है कि वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री, सॉरी 22,000 तो है। अब हम रेंट फ्री हाउस का वैल्यू निकालेंगे। तो वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फ्लैट माने 15% ऑफ सैलरी, इसमें जो दिया जाता है हाउस रेंट के लिए, रेंट फ्री हाउस का 50% सैलरी, तो 15% ऑफ 3,99,000, ये हमारा आया है 3,99,200 सबका टोटल करने के बाद। ये हम सैलरी का सिर्फ हमने किया कि सैलरी फॉर दिस पर्पस, मैंने हाउस जो रेंट फ्री हाउस है उसको निकालने के लिए सैलरी की परिभाषा क्या होगी, सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हमने यह कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हम जब सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सैलरी के ही परसेंटेज से रेंट फ्री हाउस दिया जाता है, उसका कैलकुलेशन होता है कि उसकी कितनी जो है जो है हाउस पे रेंट फ्री हाउस में जाएगी या जरूरत पड़े पर हाउस रेंट एलाउंस के लिए। तो यहाँ है, तो हमारा 3,99,000 का 15% निकाल देंगे तो आएगा हमारा 59,880। तो यह तो हो गया कि वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख। दूसरा हमसे कहा गया है कि वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, 10 लाख से अधिक हो लेकिन 25 लाख से कम हो, तब क्या स्थिति आएगी। तो इसमें वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फ्लैट 3% ऑफ सैलरी, इसमें था 25 लाख से अधिक होने पर 15% सैलरी का मिलता है। ऐसा इसलिए देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जितना बड़ा शहर होगा उतना ज्यादा रेंट होगा, इसलिए इम्प्लाई को जो है उतना वह बढ़ा के उसका परसेंटेज बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि आप क्या समझ लें, आपके दिमाग में कल को आप भी नौकरी करेंगे, जो जितने बड़े शहर में रहता है उसको रेंट फ्री हाउस अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस जो भी आप कहें, तो वह जो है उसका परसेंटेज उतना ज्यादा, क्योंकि उसका ज्यादा खर्च होता है। मान लीजिए एक छोटे से शहर में रहता है तो हो सकता है कि उसका किराया कम लगे, उतने ही रूम का किराया कम लगे, लेकिन बड़े शहर का किराया ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ 3,99,200 इज इक्वल टू 39,920, ये आ गया। वेयर द पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 10 लाख, जहां 10 लाख से अधिक न हो तो वहां है 7.5% रेट है, तो उसका निकाल लेंगे तो हो जाएगा 29,904। तो यह एक निकालने का तरीका। और सैलरी जो है इसको निकालने के लिए, हाउस रेंट या रेंट फ्री हाउस निकालने के लिए जो है सैलरी को क्या क्या जोड़ा जाएगा उसकी चर्चा हम लोग की है। अब हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जितना हो सके, क्योंकि इसी स्थिति में जब हमें जीना है तो मैं चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं आपको बता दूं, आप जान लें, आपकी समझ में आ जाए। यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बड़ा ही आसान होगा इसे समझना। आप घर पे किताब ले रखें अपने सामने और मेरे द्वारा सॉल्व किए हुए प्रश्नों को ध्यान से देखें, साथ ही क्योंकि मैं समझा भी रहा हूं इसलिए कि ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी न हो। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम 15। यह तो थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं इसके आंसर को बता देता हूँ। जैसा बार बार मैं कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखें। तो इसमें कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, तो हमारा हेडिंग है अ बेसिक सैलरी एट द रेट ऑफ ₹12,000 पर। इसमें कर फॉर 5 मंथ, कर 5 महीने तक जो है उसकी बेसिक सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिली है। तो वही 12,000 5
इज इक्वल टू 60,000। फिर उसे बाकी 7 महीने सैलरी जो मिली है 10,000 पर मंथ के हिसाब से मिली है। तो 10,000 इंटू 7 तो 70,000। उसके बाद डियरनेस अलाउंस डीए जो है उसको 1,000 पर मंथ 5 महीने तक मिला है। तो 1,000 गुणे 5 बराबर 5,000। और फिर जो है 700 रुपया 7 महीने तक मिला है। तो 7 से 4,900। इन सबको जोड़ दिए तो हमारा आ गया 1,39,900 अर्थात 1,39,900। यह तो हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे पर क्विजिट। और तो हमारा सैलरी का हो गया कि हमारा कितना टैक्सेबल सैलरी है, तो हमने निकाल दिया टैक्सेबल सैलरी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि परक्विजिट को ध्यान देंगे। परक्विजिट तो परक्विजिट में वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस या होम तो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि रेंट at the rate of ₹5,000 per month for 5 months 25,000 हो गया। और 15% ऑफ सैलरी प्लस डीए अर्थात 60,000 हमारा आया था जो है सैलरी का। तो सैलरी हो गया प्लस डीए, तो डीए हो गया 5,000 तो बराबर 65,000। 65,000 हो गया। तो 65,000 का 15% हम निकाल देंगे। तो हमारा आ गया 9,750। अब ये तो हमारा हो गया रेंट फ्री होम का। उसके बाद फर्नीचर का परक्विजिट वैल्यू निकालेंगे। कंपनसेशन रिसीव्ड इन लीव ऑफ रिवीजन ऑफ टर्म। ये हो गया फर्नीचर परचेज जो है ये हो गया हमारा 5,000। यहाँ हम यहाँ नहीं लिख पाए हैं, यहाँ आप लिखेंगे 5,000। ऐसा गलती से हमसे छूट गया है, तो यहाँ 5,000 रहेगा। और इसके बाद एक फर्नीचर का परक्विजिट वैल्यू जो है वो 5,000 और कंपनसेशन रिसीव्ड इन लिeu ऑफ टर्म 20,000। तो ये जो हमारा है टोटल हो गया 1,74,650। हमारा पहले से आया था 1,39,900 और ये हो गया 1,74,650। अब जो है अब थोड़ा सा इसका हम लोग क्लियरिफिकेशन यहाँ दे दें। तो इसमें है कि परक्विजिट वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो 5,000 है, परक्विजिट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज डिटरमिन एज अंडर कॉस्ट है 10,000 और इसमें से लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। तो 10% 10,000 का कितना हो जाएगा 1,000। तो 1,000 गुणे 2 बराबर 2,000। तो इसमें से लेस कर दिए तो हमारा आया 8,000। लेस अमाउंट रिसीव्ड जो प्राप्त हुआ है अमाउंट वो 3,000 है। तो 8,000 में से 3,000 को हम घटा देंगे तो बच गया 5,000। तो वही 5,000 यहाँ लिखा जाएगा फर्नीचर के
पर क्विज़िस में, क्योंकि यह छूट गया है लिखने से और अब यहाँ संभव नहीं है, इसलिए मैं पुनः एक बार और आपको याद दिला दूं कि वह जो फर्नीचर का परक्विजिट वैल्यू यहाँ कैलकुलेशन जो किया हुआ है 5000, इसे आप लिखेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए यदि बोर्ड पर कोई गलती हो जाए लिखने में, तो हालांकि होनी नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं होनी चाहिए हमसे गलती, लेकिन जैसे हो क्योंकि मनुष्य ही हैं तो भूल होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि मैंने 5000 लिखना छोड़ दिया है, छूट गया है, गलती से ही सही, तो इसको जो है मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि वही उसका यहाँ कैलकुलेशन यही है और इसको यहाँ पे 5000 आप जरूर लिख दीजिएगा, इसे भेजिएगा नहीं तो कल को, चूंकि हम टोटल उसके आधार पर कर चुके हैं। और देखिए एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग देख के इसको बनाते हैं, हम लोग अपने कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन चूंकि नोट्स के रूप में इसे दिखाना है तो अपने तो कैलकुलेशन कर लेते, तो कैलकुलेशन में लगता है कि वह छूट गया है और नीचे टोटल जो है जो वास्तव में होना चाहिए, जो नीचे में टोटल दिखाई पड़ा होगा वो छूट गया। और एक क्लरिकल मिस्टेक है अकाउंट्स के विद्यार्थी में अक्सर हो जाती है, तो इसलिए आप यहाँ 5000 अवश्य लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझें, मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी सॉल्व करके भी मैंने दे दिया है, उसके बाद इस पर मैंने लेक्चर भी दे दिया है। यदि इसके बावजूद आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें, ताकि मैं आपकी उस परेशानी को दूर करने का प्रयास कर सकूं। क्योंकि एक शिक्षक की सफलता उसी में है कि उसका विद्यार्थी उससे संतुष्ट हो जाए, और हमारे द्वारा दिए गए लेक्चर की सफलता इसी पर है कि आपको समझ में आए, अन्यथा यह वैसे ही खड़ा का खड़ा रह जाएगा। पुनः आपसे एक अपील कि आप जरूर कमेंट करें यदि कोई कंफ्यूजन हो। यदि नहीं आपका कोई कमेंट आता है तो मैं यही मानता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।